महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए, मनुवाद की रीढ़ की हड्डी को अपने जूते की ठोकर मारकर तोड़ने वाले ऐसे पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जी के चरणों में नमन करते हुए, शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज में शिक्षा का बीज रोपित करके उन्हें शिक्षा के मार्ग पर आगे बढ़ाने का काम करने वाले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी के चरणों में नमन करते हुए, हमारी माताओं बहनों में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करके उनमें आत्मविश्वास की शक्ति फूंक कर पुरुष के समकक्ष कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाली ऐसी हमारी माता सावित्रीबाई फूले जी के चरणों में नमन करते हुए, जब फूले दंपत्ति को शिक्षा का प्रसार करने की वजह से घर वालों ने ही बेघर कर दिया, तो ऐसे में उन्हें अपने घर में जगह देने वाली ऐसी हमारी माता फातिमा शेख जी के चरणों में नमन करते हुए, लंदन में जाकर जनरल डायर की छाती में गोली मारकर अपना नाम शहीदों में शुमार कराने वाले सरदार उधम सिंह जी के चरणों में नमन करते हुए, समाज में पैदा हुए समस्त संत गुरु वीर वीरांगनाओं के चरणों में नमन करते हुए, पूरे उत्तर भारत में नीले रंग की क्रांति का परचम लहराने वाले, संसद भवन में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण करवाने वाले, उत्तर प्रदेश में नीले रंग का महत्व समझा करके समाज को एकजुट करने का काम करने वाले, पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले के हर चौराहे पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण करवाने वाले, उत्तर प्रदेश के समस्त गांवों और जिलों में महत्वपूर्ण रूप से अंबेडकर भवन होने चाहिए इसकी प्रेरणा देने वाले और अंबेडकर भवनों का निर्माण करवाने वाले, गाजियाबाद जिले का निर्माण करवाने वाले ऐसे महामना बोधिसत्व बुद्ध प्रिय मौर्य जी के चरणों में नमन करते हुए, और ये जो छितरा हुआ समाज है, तेली तमोली खटीक धीमर चूड़े चमार हीर महार लोहार कहा, हजारों जातियों में बटे हुए समाज को बहुजन समाज नाम की माला में फूलों की तरह सहेज कर रखने का काम करने वाले ऐसे महामना मान्यवर साहेब काशीराम जी के चरणों में नमन करते हुए, और समता मूलक समाज की संकल्पना का प्रादुर्भाव रखने वाले, जाति उन्मूलन के लिए विशेष प्रावधान बनाने वाले, पुरुष और महिला को समान रूप से एक ही दृष्टि से देखने वाले, महिलाओं के समस्त हक अधिकार विशेष रूप से शिक्षा और संपत्ति के अधिकार के संबंध में विशेष कानून बनाने वाले, आरक्षण जैसे अफर्मेटिव एक्शन को यथार्थ में आम जनमानस तक पहुंचाने वाले ऐसे राजश्री छत्रपति साहू जी महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए, और इनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए इनके बनाए गए विभिन्न सिद्धांतों को भारतीय संविधान में कुछ इस तरह से उल्लेखित किया कि आज वह हम सब की सामान्य जिंदगी का हिस्सा बन गया और वह प्रभावित कर रहा है। ऐसा व्यक्तित्व जिसने साहू जी महाराज और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी से प्रेरणा प्राप्त करके वह व्यक्ति विश्व पटल में एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में उभर के आया जिसने स्वतंत्रता, मैत्री, बंधुत्वता, भाईचारा, समता जैसे भगवान बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित किए गए सिद्धांतों को राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के माध्यम से और साहू जी महाराज जी के माध्यम से स्वीकार किया और उसको अंगीकृत करते हुए संविधान में ऐसा का ऐसा लागू किया और हम सबकी जिंदगी को प्रभावित कर दिया। केवल एक कलम के चलाने मात्र से हजारों सालों की सड़ी गली व्यवस्था को ठोकर मार दी और हजारों सालों से पीड़ित लोगों को स्वाभिमान से जीना और स्वाभिमान से शिक्षा प्राप्त करना और स्वाभिमान से रोजगार करना और रोजगार
प्राप्त करने के समस्त सिद्धांतों को प्रतिपादित कर दिया। ऐसा महान व्यक्तित्व जिसके संबंध में मेरे शब्द छोटे पड़ जाते हैं, ऐसा व्यक्तित्व जिसने भारत की आर्थिक रीढ़ की हड्डी का निर्माण रिजर्व बैंक के रूप में करवा दिया, ऐसा व्यक्तित्व जिसने आने वाले लोगों के लिए उन्हें रोजगार मिलता रहे उसके लिए रोजगार कार्यालयों का निर्माण करवा दिया, ऐसा व्यक्तित्व जिसने ये परिकल्पना कर ली कि जब रिटायर हो जाएगा तो उसके बाद एक छोटी सी राशि मिले ताकि जीवन यापन होता रहे, पेंशन की व्यवस्था करवा दी। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने यह सोचा कि जब आदमी रिटायर हो जाएगा तो शायद कोई छोटा मोटा व्यापार कर ले, तो उसके लिए भविष्य निधि की व्यवस्था करवा दी। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने यह सोचा कि नौकरी के दौरान अगर वो बीमार हो गया तो हारी बीमारी में खर्चा होता है, ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस की व्यवस्था करवा दी। यह भी सोचा उस महामानव ने कि नौकरी करने के लिए पुरुष ही नहीं आएंगे, महिलाएं भी आएंगी, महिलाएं आएंगी तो उन्हें अपने परिवार को भी देखना होता है, ऐसे में प्रसूति अवकाश की व्यवस्था करवा दी, जो पहले 3 महीने थी उस बढ़ा के 6 महीने कर दिया गया। ऐसी संकल्पना करने वाला महान व्यक्तित्व बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए मैं सतीश बौद्ध आप सभी को राष्ट्रीय छत्रपति साहू जी महाराज के जन्म दिवस पर हार्दिक मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं, कृपया स्वीकार करें। तो ये जो व्यक्तित्व है, सच पूछिए तो ये व्यक्तित्व हमें विचार देते हैं। अगर आप इन बहुजन महापुरुषों को उठाएंगे, उन्होंने पढ़ेंगे और सिद्धांत और विचारों को समझेंगे तो यकीन जानिएगा सारे के सारे सिद्धांत, सारे के सारे विचार भगवान बुद्ध के चरणों में आकर के नतमस्तक हो जाते हैं। विचार समता मूलक समाज होना चाहिए, यह विचार है। विचार कि आरक्षण की व्यवस्था इसलिए होनी चाहिए क्योंकि हजारों सालों से वो लोग जिन्हें वंचित रखा गया है शिक्षा से, हजारों सालों से वो लोग जिन्हें वंचित रखा गया है रोजगारों से, हजारों सालों से वो लोग जिन्हें वंचित रखा गया है धार्मिक अनुष्ठानों से, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है, उन्हें समाज के साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी है। उसके लिए आरक्षण होना चाहिए, अफर्मेटिव एक्शन होना चाहिए। एक सिद्धांत है, एक विचार है, बड़ा गंभीर विचार है। विचार इसलिए भी गंभीर है जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने की बात करता है। बहुजनों का विचार, बहुजनों का विचार इसलिए भी गंभीर है क्योंकि मानव मानव को एक समान मानने की प्रेरणा लेता है और प्रेरणा देता है। विचार बड़ा गंभीर है, लेकिन फिर भी हालते हाल के सबब हालते हाल ही गई, हालते हाल के सबब हालते हाल ही गई और शौक में कुछ नहीं गया, शौक की जिंदगी गई। मतलब ये हुआ कि इन विचारों को ध्यान में रखें, उसके बावजूद भी समाज में जब जमीन पर उतरता हूं तो ये मुझे देखने को मिलता है रात के 8 बजने के बाद 2 पैक अंदर समाज का लौंडा सिकंदर। इसलिए कह रहा हूं हालते हाल के सबब हालते हाल ही गई, शौक में कुछ नहीं गया, शौक की जिंदगी गई। बर्बादी तय हो गई, बर्बादी तय हो गई कि आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाना है, बर्बादी तय हो गई कि सामाजिक रूप से बर्बाद हो जाना है, बर्बादी तय हो गई कि हमें धार्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से, मनोवैज्ञानिक ढंग से, पारिवारिक रूप से बर्बाद हो जाना है। यह तय हो गया जब शौक आ गया। अभी थोड़ी देर पहले बात चल रही थी कि हमारे युवाओं को होना चाहिए, हमारे युवाओं को बढ़ना चाहिए। यकीन जानिए जब मैं युवाओं में जाता हूं तो बड़ा दर्द के साथ ये कह रहा हूं कि मुझे उम्मीद खत्म होती दिखाई दे रही है मासिस में, बहुजन के मासिस की बात कर रहा हूं कि वो भविष्य में क्लैरिकल का भी एग्जाम पास कर पाएगा क्या। मुझे दर्द अंदर से महसूस होता है जब मैं उससे बात करता हूं, क्या उसे पता है कि संसद किसे कहते हैं। उन बच्चों से मैं मिला हूं जिन बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, माँ बाप गवर्नमेंट अधिकारी थे सरकार में, लेकिन उसके बावजूद जब मैं उनसे जाके मिलता हूं, मैंने पूछा कि बेटा 69 क्या होता है, उसे 69 नहीं पता। अब मैं कहता हूं 79, 69 उसे समझ में आता है।
लेकिन गड़बड़ क्या है, when I start talking only in English and just to understand what kind of the theory at the back of his brain is going on, वो इस इंग्लिश को भी नहीं समझ पा रहा। इसका मतलब क्या हुआ, ना तो वो हिंदी का रहा और ना ही वो इंग्लिश का रहा, वो बीच में गड़बड़ हो गया। ये शौक का वजह है। कैसे? कॉलेज में स्कूल में जाते शौक, मुंह में गुटखा होना चाहिए, एक बाइक मेरे पास जरूर होनी चाहिए, मेरी जेब में एक मोबाइल भी होना चाहिए, शौक। आप समझ पा रहे मैं कहां इंगित कर रहा हूं, शौक। और ये जो मोबाइल है, मोबाइल में अच्छी चीजें भी हैं, लेकिन उन्हें देखने के बजाय मेरा जो युवा है वो सारी चीजें देख रहा है जो देखनी नहीं चाहिए, शौक। इसलिए मैं कह रहा हूं, हालते हाल के सबब हालते हाल ही गई, शौक में कुछ नहीं गया, शौक की जिंदगी गई। और फिर एक हादसा ही तो है, एक हादसा ही तो है, और वो ये एक हादसा ही तो है, और वो ये कि बात नहीं कही गई और बात नहीं सुनी गई, नहीं कही जा रही बात क्या नहीं कही जा रही। आज वकील साहब कह रहे हैं कि साहू जी महाराज का इस तरह का कार्यक्रम भले ही छोटा हो, लेकिन होते हुए पहली बार देख रहा हूं। बात नहीं कही गई। इस राजनीतिक आपाधापी में बहुजनों के, महापुरुषों के विचार कहीं पीछे रह गए हैं। इस राजनीतिक आपाधापी के चक्कर में, इस टिकटबाजी के चक्कर में, अपने आप को ज्यादा हाईलाइट करने के चक्कर में बहुजन महापुरुषों के द्वारा प्रतिपादित कई सिद्धांत कहीं ना कहीं पीछे रह गए। एक हादसा ही तो है, और वो ये कि बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। बिल्कुल सही कहा माननीय महेंद्र जी ने, धक्के खा के वापस घर लौट कर आया, धक्के खा करके वापस घर लौट करके आया हूं। कारण क्या है, राजनीति में मेरा इस्तेमाल करने वाले बहुत लोग बैठे थे। राजनीति में अगर दौलत ही कमानी होती तो दूसरों की चाटुकारिता में तुरंत कर लेता, दौलत में भी कमा सकता था, पर यह हो ना सका और मैं ये कर नहीं पाया। तो इसलिए अंततः बहुजन महापुरुषों की जो विचारधारा है वही एकमात्र सहारा है। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं कि एक हादसा ही तो है, और वो ये कि बात नहीं कही, बात नहीं सुनी गई। और ये जो आज विचार गोष्ठी रखी गई है, ये किस लिए रखी गई है, बात कही जाए और बात सुनी जाए। तो हालते हाल के सबब हालते हाल ही गई, शौक में कुछ नहीं गया, शौक की जिंदगी गई। और ये हादसा ही तो है, और वो ये एक हादसा ही तो है, और वो ये कि बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। और फिर क्या हुआ कि उसकी गली से उठ के मैं उसकी गली से उठ के मैं आन पड़ा था अपने घर, उसकी गली से उठ के मैं आन पड़ा था अपने घर। किसकी गली में? वो लोग जो हमारे वोटों के सहारे हमारे पर राज कर रहे थे, वो लोग जो हमारे वोटों का महत्व स्वयं समझते थे लेकिन हमें कभी नहीं समझाते थे। वो लोग जब नीतियां निर्धारण करते थे तो हम लोगों को पूछते भी नहीं थे। वो लोग जब नीतियां बनाते थे तो अपने लोगों के लिए नीतियां बनाते थे, हमारे लोगों के लिए नीतियां नहीं बनाते थे। तो ये वाली बात हमारे एक महापुरुष को समझ में आ गई। वो दो महापुरुष थे विशेष रूप से, पर मैं एक ही महापुरुष को इंगित करूंगा, मान्यवर साहेब काशीराम को। तो जो मैं शब्द है मैं उनके लिए कह रहा हूं। तो उसकी गली से उठ के मैं, वो गली कौन सी थी जहां दलित भी था, मुसलमान भी था, उसकी गली से वो ऐसे करके घूमते थे। तो उसकी गली से उठ के मैं आन पड़ा था अपने घर। और सुनो, एक गली की बात थी और गली गली गई। ये बहुजन महापुरुषों के सिद्धांतों की जो बात थी ना, वो एक गली में, जैसे गाजियाबाद में चर्चा हो रही थी, पूरे देश में गई। मैंने अपनी आंखों से देखा, अपनी आंखों से भारत के लगभग 27 राज्यों में हमारे अपने खरीदे हुए कार्यालय देखे मैंने अपनी आंखों से, वहां बैठे हुए तुम्हारे समाज के लोग देखे मैंने अपनी आंखों से, आपके समाज के बैठे हुए लोग वहां बैठ के मंथन कर रहे मैंने देखा है अपनी आंखों से। बस ये है कि कई बार कार्यशैली खराब हो जाती है, कई बार तो ऐसा भी होता है लंबा समय हो जाता, फ्रिज को आप इस्तेमाल ना करें ढंग से, फ्रिज काम करना बंद कर देगा। आप घर में रखी गाड़ियां खड़ी रहे, उसका इस्तेमाल ना करें ढंग से, या गलत तरीके से इस्तेमाल करें तो आपका साथ देना बंद कर दे। मशीनरी गड़बड़ है, मैं इसको स्वीकार करता हूं, लेकिन मशीनरी में सुधार किया जा सकता है। बस अच्छे इंजीनियर्स की आवश्यकता है,
अच्छे इंजीनियर। तो इसलिए मैंने कहा कि वो लोग जिनकी बात तक नहीं होती थी, जिनकी चर्चा भी नहीं होती थी, जिनकी कोई खबर भी नहीं लेता था, वो लोग खबर बनने लगे। क्योंकि उसकी गली से उठ के मैं आन पड़ा था अपने घर, और एक गली की बात थी और बात गली गली गई। विचार ही तो था। विचार कितना गंभीर है। जिस तरह से कार को चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत है, शरीर को जलाने के लिए भोजन की जरूरत है, ठीक उसी तरह से ही खोपड़िया को चलाने के लिए विचारों की जरूरत है। यकीन नहीं आ रहा? अभी साबित करता हूं। एक काम करो, दिमाग में से सारे विचार निकालो। इमेजिन कर लो ये विचार निकाले और निकाल के आपने साइड में रख दिए। अब खोपड़ी खाली हो गई। अब बताओ आप में से किस में हिम्मत है जो कुर्सी से खड़ा भी हो जाए? इज देयर एनीबडी? नॉट एट ऑल, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। विदाउट थॉट, मतलब अगर आपको पानी पीना है तो पहले दिमाग में विचार आएगा कि आई नीड टू हैव वाटर। जानते हो, ये पंखा दुनिया में आने से पहले विचार था, ये माइक दुनिया में आने से पहले विचार था, ये प्रतिमा दुनिया में आने से पहले विचार थी किसी ना किसी आदमी के दिमाग में, ये कुर्सी दुनिया में आने से पहले किसी आदमी के दिमाग में विचार थी। इसका मतलब ये हुआ, विचार इतनी बड़ी चीज है, इतनी बड़ी चीज है कि विचार जो विस्फोट कर सकता है वो बारूद भी नहीं कर सकता। हो सकता है परमाणु की वजह से लोग मारे जाते हों, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। अगर दिल्ली में आज परमाणु डाल दिया जाए, हो सकता है भारत खत्म हो जाए, लेकिन बाकी लोग अभी बाकी हैं। लेकिन विचार इतनी ताकतवर चीज है कि अगर एक बार ट्रिगर कर दिया तो पूरा एशिया बौद्ध हो जाता है। विचार इतनी बड़ी चीज है कि एक बार ट्रिगर कर दिया तो दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन क्रिश्चियनिटी हो जाता है। अगर विचार एक बार ट्रिगर कर दिया तो उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई जा सकती है। खेल किसका है? विचार का। और सुनो, ये तो बहुजनों का विचार है, हिंदुत्ववादी भी एक विचार ही है। तो विचार की ताकत समझे आप? तो विचार इतना पावरफुल है कि एक विचार यह है कि मैं हिंदू हूं और एक विचार यह है मैं मुसलमान हूं। जैसे घर में बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही एक विचार का चश्मा लोगों की आंखों पे लगा दिया जाता है। पैदा होते ही बच्चे को तेली तमोली खटीक धीमर चूड़ा चमार अहीर महार लुहा कहार बना दिया जाता है, हिंदू या मुसलमान बना, पैदा होते ही बना दिया जाता है। एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। आपने काले रंग का चश्मा पहना, ब्लैक कलर का, अब आपको दुनिया कैसी दिखाई देगी? आंसर नहीं, आवाज नहीं आ रही मुझे। काली दिखाई देगी। एक कल्पना कर लेते हैं, एक कल्पना। आपने चश्मा लगा लिया और आप लगाकर भूल गए। 1 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल, 6 साल तक आपने ब्लैक चश्मा लगा के रखा है और भूल गए आप। अब बताओ दुनिया कैसी दिखाई देगी? है जी? ब्लैक दिखाई देगी। और कोई बताए क्या दिखाई देगी दुनिया? ब्लैक दिखाई देगी ना? ना, अब दुनिया ब्लैक नहीं दिखाई देगी। अब आपका दिमाग स्वीकार कर चुका होगा कि दुनिया काली है। आर यू गेटिंग कनेक्टेड विद मी? कि अब काली नहीं दिख रही, अब स्वीकार कर चुका है दिमाग। इसका मतलब क्या हुआ? जात कहीं जाति नहीं, क्योंकि दिमाग स्वीकार कर चुका है कि मैं इस जाति का हूं क्योंकि मेरे बाप ने मुझे बता दिया था तू चमार है। बात बात में मेरे मास्टर ने मुझे समझा दिया था तो चमार है। वो जो लिस्ट आती थी जो ये कहती थी तेरा वजीफा आया हुआ, वो मुझे बता देती थी तो चमार है। इसका मतलब अगर मेरे बाप ने नहीं भी बताया तो बाहर 4 आदमी हैं जो मुझे बता देंगे कि तू चमार है। इसका मतलब क्या हुआ कि लोग आपकी आंखों पर जो काला चश्मा लगा रहे थे आप उसे हटा सकते हैं, इट इज इन योर हैंड, लेकिन नहीं हटाते हैं क्योंकि आप कंफर्ट जोन में हैं। आपको पता है इस चश्मे को लगाने के भी फायदे, क्योंकि इस चश्मे को लगाने से फायदा दिखाई देता ना आदमी को। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने तो 1956 में कह दिया मारो लात इस चश्मे को, बुद्ध का धम्म अपना लो, लेकिन फिर भी नहीं अपनाया। क्यों नहीं अपनाया? क्योंकि बुद्ध का धम्म अगर अपना लेते तो अल्पसंख्यक में चले जाते, आरक्षण से व्रत लेना पड़ता। लाभ समझ में आता है ना, त्याग समझ में नहीं आता। लाभ समझ में आता है, मार्गदर्शन समझ में नहीं आता।
लाभ समझ में आता है, ज्ञान की उच्च कोटि समझ में नहीं आती। लाभ समझ में आता है, बुद्ध के प्रतिपादित सिद्धांत समझ में नहीं आते। लाभ समझ में आता है, लेकिन बुद्ध की बताई गई विचारधारा जिसने डॉक्टर अंबेडकर जैसे आदमी को प्रभावित कर दिया, जिसने डॉक्टर अंबेडकर के सारे विचार बदल। जानते हो अंततः डॉक्टर अंबेडकर क्या चाहते थे? वो ये चाहते थे मैं हिंदू हूं, हिंदू बना रहा हूं, बस सम्मान मिल जाए, यही तो था। लेकिन बुद्ध की इतनी बड़ी विचारधारा थी, उन्हें बिल्कुल समझ में आ गया कि यहां परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन यहां पर समता मूलक समाज की स्थापना की जा सकती है। और वही सारे सिद्धांत बिना बुद्ध का नाम लिए, वही सारे सिद्धांत छत्रपति साहू जी महाराज ने लागू किए ना। अगर मैं केवल इतना ही कह दूं, उन्होंने मैत्री की बात की। मैत्री कैसी? जमींदारी प्रथा खत्म करो भाई, जिसके जो जमीन पे काम कर रहा है उसको वो जमीन दे दो भाई। यही तो कह रहे थे बोधिसत्व बुद्ध प्रिय मौर्य। क्या कह रहे थे? जो भूमिहीन है उसे भूमि दो, भले ही बंजर क्यों ना हो, और जो भूखा है उसे रोटी दो, भले ही बासी क्यों ना हो। तो यही तो छत्रपति साहू जी महाराज ने इंगित किया। वो मैत्री की बात कर रहे थे, बराबरी की बात कर रहे थे, समता की बात कर रहे थे, पुरुष और महिला के बीच के बंधनों को समाप्त करने की बात कर रहे थे, दोनों को बराबरी का अधिकार देने की बात कर रहे थे। ये प्रतिपादित हुआ कहां से? 2500 साल पहले बुद्ध के चरणों से निकला, वहीं से। इन विचारों को असल में हमें विशेष रूप से मैं एक बात बड़ी स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हम जो आज इकट्ठा हुए हैं, हो सकता है संख्या है कम दिखाई दे रही है, उसके पीछे रीजन ये है कि मैं बामुश्किल 2 या 3 फोन किए हैं। मैंने सिंह साहब आपको फोन किया था, माननीय सत्यार्थी जी को फोन किया था, और मान्यवर आपसे मेरी फोन पे बात हुई थी, और भूदेव साहब मैंने व्यक्तिगत रूप से जो फोन मिलाया, मैंने आप लोगों को फोन मिलाया था, बाकी मैंने फोन नहीं मिलाया। मैंने केवल व्हाट्सएप किया, एंड आई वॉज इन द प्रोसेस कि लेट्स चेक कि लोग सीरियस हैं भी नहीं। तो रियली वो लोग जो क्रीम है, जो समझती है एक्चुअली इनका महत्व क्या है, इनकी प्रासंगिकता क्या है, वर्तमान समय में इनसे क्या विचार प्राप्त किए जा सकते हैं, वर्तमान समय में इनके क्या सिद्धांत हैं जिनका प्रतिपादन करके समाज में एक रूपता समता मूलक समाज की स्थापना के लिए क्या फाउंडेशन तैयार किया जा सकता है। जो समझते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी इन्हीं से प्रेरणा ली है, जो समझते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इन्हीं के सिद्धांतों का अनुपालन करके भारतीय संविधान का निर्माण किया, जो समझते हैं कि भारतीय संविधान को हम सर्वोपरि पुस्तक मान करके पूरे भारतीय लोकतंत्र की परिकल्पना करते हैं, जो समझते हैं वो यहां पहुंचे हैं, वो यहां पहुंचे। आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माय ग्रेटिट्यूड टू यू ऑल। एटलीस्ट यू हैव गिवन द अंडरस्टैंड फॉर द प्रिंसिपल ऑफ दीज बहुजन महापुरुष। ये जो बहुजन महापुरुष है, उन्होंने जो हमें थ्योरी दी है, उसके प्रति आपकी जो संवेदनशीलता है, जो सजगता है, जो आपके मन में इनसे जो प्रेरणा प्राप्त हुई है, उसके लिए आप लोग साधुवाद के पात्र हैं। उसके लिए मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, और मैं हृदय से आप लोगों का आभारी हूं, साधुवाद देता हूं कि हमने फिर से बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को समझने और समझाने का जो बीड़ा उठाया है, उसमें एक कदम ये है। अंत में निवेदन इतना जरूर करूंगा, जैसे वकील साहब अमर सिंह वकील साहब जी आपने भी कहा था कि ये कारवां रुकना नहीं चाहिए। एटलीस्ट हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले में ये जाना चाहिए। आजकल बड़ा अच्छा मेथड हमारे पास हो गया है सोशल मीडिया वाला, दैट कैन बी डन, बट जो पर्सनल टच है, बिलीव मी, पर्सनल टच का रिप्लेसमेंट कुछ नहीं हो सकता। जब आप किसी के घर बैठ कर के चाय की चुस्कियों के साथ 4 बातें कह रहे होते हैं, जो उसका असर होता है वो सोशल मीडिया कभी नहीं दे सकता। जब आप किसी के गांव में जाकर के समाज के 5 आदमियों के साथ बात करते हैं, जब वो कहता है कि चलो बाबूजी घेर में बैठ लो और देखो एक एक गिलास दूध पी लो, तो उसका जो पर्सनल टच है, उसका रिप्लेसमेंट ये कभी नहीं हो सकता सोशल मीडिया। तो एटलीस्ट अगर संभव हो सके, ये किया जा सके, तो ये जो संगठनों की दीवार है, संगठनों की दीवार को तोड़ देते हैं। मैंने यहां कहीं भी बीसीआई का कुछ लोगो नहीं लगाया, उसके पीछे रीजन यही है, मैसेज तो जरूर दिया है, क्योंकि जिम्मेदारी लेना पड़ता है ना कि प्रोग्राम कौन कर रहा है। कल को यहां कोई हादसा हो जाए तो मैं हूं जिम्मेदार, मैंने बुलाया था साहब, इसलिए संगठन का नाम दिया।
लेकिन जब समाज के बीच में जाने की बात करेंगे तो मैं आपके साथ पानी की तरह मिल जाऊंगा। मैं आपके साथ पानी की तरह मिल जाऊंगा और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि संगठन कौन सा है। फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या हमने बहुजन विचारधारा को ट्रांसफर किया। फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आपकी बातों से लोग प्रभावित हुए। फर्क इस बात से पड़ता है क्या लोगों के बीच में आपका जो मंतव्य है वो क्लियर हुआ। क्योंकि गड़बड़ ये हो रही है इस समाज में अब कि राजनीतिक शब्दों को, राजनीतिक विचारों को दृष्टिगोचर करते हुए विभिन्न प्रकार के रसायन आ गए हैं और वो जो रसायन है वो प्रतिक्रिया कर रहे हैं। ये जो रसायन है ये भयंकर प्रतिक्रिया ना कर दें तो उसके लिए मैं निवेदन कर रहा हूं, इससे पहले कि यूरिक एसिड शरीर में फैल जाए, नींबू का इस्तेमाल कर लिया जाए ताकि जो है उस यूरिक एसिड को कंट्रोल किया जा सके एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली हम उसको कर पाएंगे। तो मैं आप सबके साथ पानी की तरह मिलकर काम करना चाहता हूं। आप जहां जिस रूप में जैसे भी कहेंगे मैं आपके साथ चलने के लिए, और मैं जहां बोला आप मेरे साथ चलो। अगर मैं कहीं कैडर करना चाहता हूं आप मेरी गाड़ी में बैठा, आप मेरे साथ चल सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बहुत अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। आप सभी का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। जिंदगी ने दोबारा मौका दिया तो आपके बीच में फिर से आऊंगा और विशेष